छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आपको सीधा लिए चलते हैं रविंद्र भवन, जहां पर इस वक्त बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। शराबबंदी होती है क्योंकि आप शराबबंदी करते हैं तो लोग नकली शराब बनाते हैं, अवैध शराब बनाते हैं, चोरी से जहरीली शराब बनाते हैं। आप इसकी व्यवस्था देखिए कितनी सुंदर बनाई गई है। अहाते जो हमारे लिए शर्म का विषय था, मुख्यमंत्री जी ने एक सुर में कहा कि पूरे 2600 से ज्यादा अहाते एक झटके में बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात आई और वो ये थी कि लोग बैठ करके दुकान के सामने पी नहीं सकते, वहां कुर्सी लगी हुई नहीं मिल सकती है, लोग पी करके गाड़ी नहीं चला सकते हैं। चलाने के अलग अलग दंड के प्रावधान हैं, 6 महीने का, 2 साल का और शायद 3 साल तक का। मैं वो लाई नहीं हूं साथ में, जिसमें कि बिल्कुल लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए आखिरी में, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो शराब पी के बाहर नहीं चला सकते, शराब पी के सड़क पे नहीं चल सकते और अहाते पूरी तरह से बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है जो इसमें अंतर्निहित है, वो ये है कि लोग जब घर में शराब ले जाएंगे, क्योंकि दुकान के सामने पी नहीं पाएंगे, सड़क पे पी के चल नहीं पाएंगे, पी के वाहन चला नहीं पाएंगे, तो जब घर में ले जाएंगे तो पत्नी हाथ पकड़े तो झटक सकते हैं, लेकिन अगर बेटी ने और मां ने हाथ पकड़ लिया तो फिर नहीं झटक पाएंगे। तो फिर हो गई ना पूर्ण शराबबंदी। यही तो हमें चाहिए था कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि लोग शराब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। उन हालातों का निर्माण करो कि उनको लगे कि हम पी नहीं सकते हैं, पिएंगे तो इतने इतने प्रकार के दंड के प्रोविजन होते जाएंगे और हम पी के सड़क पे चल नहीं सकते और ये अहाते पूरी तरह से बंद हो गए। ऐसी जो बातें स्पष्ट हुई हैं उसका एक बहुत अच्छा परिणाम आएगा। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं आज भाषण करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूं, मैं शराब नीति की एक खूबी बताने के लिए खड़ी हुई हूं कि सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना काम पूरा कर दिया और ऐसी आबकारी नीति पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के अंदर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें मध्य प्रदेश अब एक अगवा राज्य बन गया है, जिसमें कि एक प्रकार से पूर्ण शराबबंदी हो गई है। अब इसमें जिम्मेवारी किसकी है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी होती है, जैसे सड़क, बिजली और पानी, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों में दवाइयां और पढ़ाइयां, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन इसके अलावा की जो चीजें होती हैं वो समाज की जिम्मेवारी होती है, जिसमें कुछ बातों में समाज आगे चलता है और सरकार उसके पीछे चलती है, और कुछ बातों में सरकार आगे चलती है और समाज उसके पीछे चलता है। शराब एक ऐसा ही मसला था जिसमें समाज को नेतृत्व करना था और सरकार को उसके पीछे चलना था, और वो पूरी तरह से शिवराज जी ने वो समाज की मर्यादा रखी कि अब इस आबकारी नीति के मसले में, शराबबंदी में महिलाएं और इस प्रदेश के लोग आगे चले और सरकार ने उनका अनुगमन किया, उनकी इच्छाओं का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। अब इसमें 3 लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक और आ गई है कि जो दुकान 100 मीटर के दायरे में नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका अगर जन विरोध है, शिवराज जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। मैंने देखा या तो वो करते नहीं है, वो करते हैं तो वो पूरे कस के कर देते हैं। उसमें भी नई बात आ गई कि अगर उसका जन विरोध है तो वो दुकान बंद हो जाएगी, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर भी होगी शिक्षण संस्थान से या किसी धार्मिक स्थान से, तब भी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका जन विरोध है। जन विरोध कौन तय करेगा? वो जिम्मेवारी भी तय हो गई कि वो कलेक्टर तय करेगा। कलेक्टर कैसे तय करेगा? उसके साथ अब जनप्रतिनिधियों की भूमिका है कि एमएलए और एमपी, पार्षद, नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के मेयर और अध्यक्ष कलेक्टर के साथ बैठेंगे और उनको बताएंगे कि इन दुकानों का जन विरोध है, और जैसे ये बात खुल जाएगी कि इन दुकानों का जन विरोध है तो उसमें दूरी की कोई बात नहीं है, फिर वो दुकान बंद होकर के रहेगी। इसलिए ये ऐसी अद्भुत बात है और अपने आप में एक संपूर्ण बात है। तो अब जनप्रतिनिधियों की, सांसदों, विधायकों की और सबकी जिम्मेवारी अब बढ़ जाती है
और साथ में पुलिस और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो शराब पी करके चलते हुए लोगों को पकड़ें और बंद कर दें थाने के अंदर, वो गाड़ी चलाते हुए लोगों को पकड़ें और उनको दंडित करें, और वो डरे ना, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे उसका लड़का हो। अगर वो ये कहे कि मैं फलाने का लड़का हूं, और अगर वो ये कह दे कि मैं भाजपा नेता का लड़का हूं, तब तो उसके मुंह पे जरूर एक मुक्का और जमा देना। साथ में मैंने सारे इंस्पेक्टर्स को कह रही हूं कि तुम अपनी ही नीति का पालन नहीं कर रहे, अपनी ही मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति की लड़की का चालान किया था पुलिस ने, आपको पता होगा, पी करके शराब चलाते, गाड़ी चलाते हुए बिल क्लिंटन की लड़की का चालान कर दिया था। हमारे यहाँ पे बेचारे पुलिस वाले डर जाते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारी पनिशमेंट हो जाएगी। वो भी धमकाने लग जाता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। तो मैं सारे पुलिस वालों को मैंने कह दिया, मेरा ये भाषण आज ऐसा बनाया है मैंने व्यवस्था की, पहुंच जाएगा सब जगह पर, कि जिसने ये कहा कि बताओ तुमने मेरे को दंडित किया, अब तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें देखूंगा, उसको अगर कुछ भी ट्रांसफर पोस्टिंग में डिस्टर्ब किया गया तो मैं वहां पे जाकर के खड़ी हो जाऊंगी पुलिस के लिए। उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिसकर्मी, जैसा मेरे भैया हमेशा बोलते थे कि दबंग, वो क्या दबंग का उदाहरण देते थे ना भैया आप बहुत, कि वो तो हमेशा उत्साहित करते हैं पुलिस वालों को कि तुम दिखाओ वो सिंघम वाला मामला दिखाओ, और डरो मत किसी भी चीज से, और सामने बिल्कुल खड़े हो जाओ, क्योंकि इधर टाइगर बैठा है, टाइगर जिंदा है, तो पुलिसकर्मी जो हैं वो आराम से सिंघम हो सकते हैं। निश्चिंत हो जाएं, उनकी दीदी बैठी हुई है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा वो एमएलए, एमपी और उसके लड़कों का भले ही बिगड़ जाए, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कार्रवाई करिए, और प्रदेश के लोगों को इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया है। अब हर जगह तो मुख्यमंत्री डंडा लेके नहीं खड़े होंगे, बताइएगा ना मेरे को। हर दुकान के सामने तो नहीं खड़े होंगे ना, सड़क पर तो नहीं खड़े रहेंगे ना। अब तो ये काम महिलाओं का हो गया, पुलिस का हो गया, प्रशासन का हो गया, जनप्रतिनिधियों का हो गया, कि अब आपकी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को आप ठीक से निभाइए। एक दूसरी बात और है जो मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रही है, और शिवराज जी एक साइलेंट क्रांति किए, सिंचाई का रकबा बढ़ा, कृषि का रकबा बढ़ा। आज कृषि के मामले में हम पंजाब और गुजरात से भी आगे निकल गए हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में ऑर्गेनिक खेती का रकबा जो बढ़ा है, वो शायद मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो खेती योग्य भूमि है उसमें ऑर्गेनिक खेती का रकबा बढ़ा है। अब अगर ऑर्गेनिक खेती होएगी तो कैसे होएगी? वो गाय से होएगी, गौमूत्र से होएगी, गाय के गोबर से होएगी। सारी खेती ऑर्गेनिक हो यह जरूरी नहीं है, कुछ व्यावसायिक फसल भी होनी चाहिए, लेकिन 10 एकड़ जमीन का 2 एकड़ हिस्सा ऑर्गेनिक खेती के लिए रिजर्व किया जा सकता है, ताकि, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है, पूरे दुनिया के मार्केट में उसकी डिमांड है, और इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी से गाय बचेगी, क्योंकि अगर गाय को बचाना है और अगर लोगों की शराब छुड़ा करके उनको दूध पिलाने का संस्कार डालना है, गाय का दूध पीने का संस्कार डालना है, तो ऑर्गेनिक खेती ही उसका सबसे अच्छा समाधान है। आपको पता नहीं है, मैं भैया को हमेशा बोलती हूं, भैया जब गौशालाओं से गाय नहीं बचेगी, क्योंकि गौशालाओं में तो लूली, लंगड़ी, अंधी, घायल गाय रखना ठीक है, लेकिन दुधारू, मजबूत और स्वस्थ हृष्टपुष्ट गाय अगर दूध नहीं दे पा रही है किसी वजह से, तो किसान उसको यहां छोड़ दे, ये ठीक बात नहीं है। अब किसान की परेशानी क्या है? पीछे जो बेड़ा था उसमें कमरे बन गए हैं, सामने सड़क है, खेत में जगह नहीं है, तो गाय को किसान दिन भर कैसे रखे? तो उसको गाय उसको बोझ लगने लगी, और इसलिए इसके लिए गौचर तैयार करने पड़ेंगे। पुराने गौचरों का अधिकतर आवंटन हो गया है या कब्जे हो गए हैं, उसको छुड़ाने की मुहिम चलाने जितनी चले, अन्यथा जो आवंटन हो गया है उसको हम ना छेड़ें, और उसकी जगह पर जो नजूल की भूमि, रेवेन्यू की भूमि जो फॉरेस्ट के बीच में पड़ी हुई है, उस भूमि को अधिग्रहित करके वहां जलाशयों का जहां ढलान हो, एक स्वाभाविक मनरेगा से उसका निर्माण करके, और 2 या 3 ग्वाले हर गांव में, पंचायती राज मिनिस्टर से बात करूंगी कि वो ईयर मार्क करके पैसा भेजें कि आबादी के अनुपात पर इतने गौपालक होंगे, और उनका काम होगा कि वो गोधूली की बेला में सवेरे गाय को ले जाएंगे गौचर तक, और शाम को गोधूली की बेला में उसको वापस ले आएंगे। और फिर अगर किसान चाहे तो उसको अपने घर के सामने भी बांध सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चों और महिलाओं के अनाथालय हो सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, लेकिन गायों के नहीं हो सकते क्योंकि उनकी संख्या करोड़ों होती है। इसलिए गाय को अगर बचाना है तो गौ पालन से बचेगी, कि किसान गौ पालन करे, और गौ पालन अगर करवाना है
तो गौ पालन को लाभ का धंधा बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती की मध्य प्रदेश में जो क्रांति हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। इसमें केन बेतवा भी क्रांति लाने वाला है, इसमें नर्मदा मैया भी क्रांति लाने वाली हैं। मैं तो कहती ही थी कि मध्य प्रदेश के लिए दो उद्धारक तत्व हैं, एक नर्मदा के जल की धारा और दूसरे गाय के दूध की धारा। इसी में मध्य प्रदेश पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। और सचमुच में एक किसान का पुत्र मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद उनका सबसे पहला ध्यान खेती की तरफ गया, लेकिन खेती के अलावा उद्योग की तरफ गया, सड़क, बिजली और पानी की तरफ गया, बहनों की, बेटियों के विवाह की तरफ गया, महिलाओं की तरफ गया। मैंने हमेशा कहा है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां का विकास संवेदनशीलता के साथ हुआ है। विकास भी हुआ है और मानवीय संवेदनाओं का उसमें मिल रहा है। निर्दयी विकास नहीं हुआ है, सूखा रूखा विकास नहीं हुआ है, प्यार भरा विकास हुआ है, भांजे भांजियों का लाड़ करते हुए विकास हुआ है, महिलाओं का सम्मान करते हुए विकास हुआ है। और इसलिए मैं अपने भाई को आज आशीर्वाद दूंगी, जुग जुग जियो, सदैव विजयी रहो, जहां कदम रखो वहां विजय ही तुम्हारे गले में वरमाला डाल दे, ये मैं आज उनके लिए कहूंगी। और मैं स्वयं क्यों इतनी प्रसन्न हूं, उस दिन तो खैर हमने बहुत बड़ी तैयारी की हुई थी, लेजम वगैरह भी आए हुए थे। आज मैंने कहा ना, कल रंग पंचमी होने की वजह से थोड़ा उतना मैं जैसा मेरे मन में था वो चटकारा थोड़ा कम हो गया आज का। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं इतनी खुश हूं कि आप सोच नहीं सकते। आज मैं आपसे एक बात कहूंगी और फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी। मैं जब मुख्यमंत्री बनी तो मैं बहुत थक गई थी, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए जो मुझे साल 6 महीने की छुट्टी दे दे, और बाद में चुनाव का समय आए और मेरी जरूरत पड़े तो भले ही कार्यभार संभाल लूं। क्योंकि मैं पूरी जिंदगी काम ही करती रही हूं, 6 साल की उम्र से भीड़ भीड़ भीड़। और जब मुझे यहाँ नेता बनाया गया तो पार्टी कार्यालय में गाड़ी नहीं, 2 टुट्टू गाड़ियां, उनमें डीजल भरवाने के लिए पैसा नहीं। मैं आपको क्या बताऊं कितनी बुरी हालत थी। और फिर मेरे कमर में, घुटने में दर्द, मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, स्टेरॉइड्स खाने लगी, अंत में उसके इंजेक्शन लगने लगे अंत में, तब जाके सरकार बनी। इसलिए मैं चाहती थी कोई ऐसा मिल जाए जो मुझसे भी बेहतर चलाए, और वो शिवराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से चला दिया। मुझे इतना आत्मिक संतोष है। मेरे जीवन में बहुत अलौकिक घटनाएं घटी हैं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती, जबकि मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं। आप यकीन मानिए, मैं अपने आप को कभी भी बुद्धिमान, समझदार, अकल वाला नहीं मानती। मैं अपने आप को महाबुद्धू, महामूर्ख, महाबदसूरत इस टाइप का मानती हूं। हाँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूं, मैं अपने आप की इज्जत करती हूं, और मेरे अंदर आत्मगौरव रहता है क्योंकि मेरा मोरल हाई रहता है, इसलिए वो कमी नहीं रहती। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा 30 मार खा नहीं समझती, खुदा नहीं समझती हूं अपने आप को। ये मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं में कुछ ना कुछ मिला था जिसके कारण की पूरी खुशी नहीं मिलती थी। जैसे 6 साल की उम्र में कितने लोग प्रवचन कर पाएंगे, लेकिन मैं कर रही थी, पहले रामायण जी पे, फिर उपनिषद पर और गीता पर। 16 साल की उम्र में विदेश चली गई, इंग्लैंड से बुलावा आ गया। उसके बाद में 60 देशों में घूमी। फिर 21 वर्ष की आयु में मेरी मां के कहने पे मैंने सब छोड़ दिया तो राजनीति में आ गई। उसके बाद तो मैं जब भी गई विदेश, जब लोग विदेश जाने को खाली पिक्चर पोस्ट कार्ड में देखते थे, तब मैं जब विदेश गई तो मुझे हमेशा मां की याद आती रही, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वहां पर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक चीज अधूरी रह गई। फिर जब मैं यहां आई, मां के साथ रही, तो मां का निधन हो गया तुरंत, तो उसका बहुत दुख हुआ। फिर मैं राजनीति में आ गई तो मैं 6 बार एमपी बनी हूं, 2 बार 2 राज्यों से एमएलए बनी हूं, मुख्यमंत्री बनी हूं, केंद्र में मंत्री रही हूं। लेकिन हर बार कोई एक बात ऐसी हो जाती थी, अयोध्या आंदोलन हो रहा, मेरे सामने ढांचा गिर गया, मैं वहीं थी, और उस अभियान में मैंने 500 साल से चल रहे अभियान का जब अंत आया तो मैं भी उसकी निर्णायक भागीदारों में से एक थी। मेरे लिए गौरव का क्षण था। लेकिन मेरे अंदर आशंका थी कि दंगे भड़का देंगे, कांग्रेसी और वामपंथी गम खा के नहीं बैठेंगे, कम्युनिस्ट और जो कांग्रेस के लोग हैं ये दंगे भड़काएंगे। और भोपाल इसका गवाह है कि यहां उकसाया गया था लोगों को दंगे करने के लिए, और इसलिए ढांचा गिर गया। मैं भौचक्की खड़ी थी कि हनुमान जी ने खेल कर दिया, लेकिन अंदर भय था। मैं आपको सच्ची बता रही हूं कि हे भगवान, बेकसूर लोगों की जान जाएगी, हे भगवान दंगे ना होने पावे, ये मेरे मन के अंदर 6 दिसंबर की घटना पे था। उसके बाद जब मैं केंद्र में मंत्री बनी तो मुझे हमेशा लगा, कोई आदमी 36 साल की उम्र में मंत्री बन गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे सिर पे अटल जी का हाथ होना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अपन खराब मिजाज के माने जाते हैं। अधिकारियों को कुछ कर दिया, फेंक फाक दिया, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सच्ची में तो बड़ी सतर्क सी रहती थी।
उसके बाद में युवा मोर्चा अध्यक्ष बनी, तो सबसे कठिन काम था घुसपैठ का, तो घुसपैठ के खिलाफ मानव दीवार बनी। गर्व का विषय था कि 6 लाख लोग मानव दीवार बनाने पहुंचे, लेकिन मेरे अंदर भय था कि लोग वापस लौट लेंगे तो घुसपैठिए उन पर हमला कर सकते हैं। तो मैं एकदम उस समय मैं आपको क्या बताऊं, मैं भय से भरी हुई थी। हुबली में चैलेंज था ईदगाह मैदान में तिरंगा झंडा फहराना, लेकिन फहरा दिया हमने लाठी गोली का सामना करके, लेकिन मेरे अंदर दुख था क्योंकि गोली से लोग, बेकसूर लोग मर गए थे गोलियों से, उसका दुख था। तो मैं रो रही थी फूट फूट के, जबकि जश्न मनाए जा रहे थे तिरंगा झंडा फहराने के, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे मैं फूट फूट के रो रही थी। तो मेरी जिंदगी में जितने भी क्षण आए हैं जिनमें विजय थी, खुशी थी, उसका उल्लास भय, आशंका, असुरक्षा या किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हो जाती थी मैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। यहां भी जब सरकार बनी और आंकड़ा 173 को पार करने लगा, तो मेरे मन में पहली बात आई, मैं दिग्विजय सिंह जी को मिलने गई। अब बेचारे हार गए थे, लेकिन फिर भी प्रणाम करने की परंपरा है हारे हुए व्यक्ति को, तो मैं उनको प्रणाम करने गई। तो जब मैं उनको प्रणाम, अच्छा उन्हें कह भी रखा था कि हार जाऊंगा तो संन्यास ले लूंगा, तो संन्यास लेने की बारी उनकी आ गई, मुख्यमंत्री बनने की बारी मेरी आ गई। अब मैं उनको मिलने गई तो उनने मुझे कहा, उमा अर्थ संकट बहुत बड़ा है, पैसे का इतना बड़ा संकट है कि राज्य चल नहीं पाएगा, तुम कर्मचारियों की तनख्वाह देने में भी तुम्हें परेशानी होगी। मैंने कहा भाई देखते हैं, रास्ता निकालेंगे। ओपन मार्केट बोरोइंग का रास्ता निकाला, और मैंने सुना कि त्रिजुगी नारायण में 3 कुंड हैं, अगर शिवरात्रि को उनमें स्नान कर लिया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। तो मैं मुख्यमंत्री थी और मैं वहां गई और बर्फ की परत थी पानी पर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहले नहाई, जो नियम है पहले शिव जी के कुंड में, यानी ध्वंस करो, हमारी किस्मत को बदलो। दूसरा कुंड होता है ब्रह्मा जी का, यानी नए को जन्म दो, और तीसरा होता है विष्णु का, कि पोषण करो। वो तीनों कुंडों में जब मैंने नहाया तो लोगों को लगा कैसी मुख्यमंत्री है, मर जाएगी ठंड में क्योंकि बर्फीला पानी है। लेकिन मैं उसमें उतर गई, और अंत में जब मैं खड़ी हुई त्रिजुगी नारायण की धुनी के सामने, तो मैंने कहा मैंने एक ही मनोकामना से स्नान किया है कि मेरे राज्य में धन धान्य की कमी नहीं रहनी चाहिए, ये मेरी मनोकामना है। और वो मेरी मनोकामना शिवराज जी ने पूरी की है। किसान इतना खुशहाल है, मजदूर इतना खुशहाल है, महिलाएं इतनी खुशहाल हैं, नौजवान इतने खुशहाल हैं, सब तरफ प्रसन्नता देखने को मिलती है लोगों के चेहरे के ऊपर। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि उस समय भी मेरे मन में क्या बात रहती होगी कि ये राज्य को ठीक से चलाना है। ऐसी कितनी बातें रही हैं जब जीवन में सफलताएं मिली, उत्कर्ष मिले, अलौकिक उपलब्धियां हुई, लेकिन मैं भय या आशंका से ग्रस्त रही। एक घटना ये घटी है आबकारी नीति, जो 100% मेरी आत्मा को तुष्टि पहुंचाने वाली बनी। 100%। मतलब अब तो मैं ऐसी नमित हो गई हूं इस भार से कि जब हनुमान जी लंका जला के आए तो मैं रामचंद्र जी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि सुन सुत तो ही उरण में नाही, हे पुत्र मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। मैं शिवराज जी से 2 वर्ष छोटी हूं, लेकिन वो मेरे पुत्र की तरह हैं। बहनें हमेशा माँ के स्थान पर होती हैं। आज मैं उनको भी यही कहूंगी, सुन सुत तो ही उरण में नाही, हे पुत्र मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकती। मुझे जिंदगी में ऐसा संतोष कभी नहीं मिला, आप यकीन करो, ईश्वर साक्षी है, ऐसा संतोष कभी नहीं मिला जैसा कि मुझे आबकारी नीति से संतोष मिला है। परम संतोष, एकदम आत्मा की गहराइयों तक वो संतोष उतर गया। और सीता जी ने जो आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, मैं वो भी रिपीट करूंगी। जब हनुमान जी सीता जी के सामने खड़े हो गए तो जो सीता जी ने कहा वो भी मुझे शिवराज जी को कहना है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु और करहूं बहुत रघुनायक छोहु। हे पुत्र तुम अजर और अमर हो और तुम्हारे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। तो मैंने रामचंद्र जी का भी संदेश दे दिया और मैंने सीता जी का भी संदेश दे दिया कि आप अजर और अमर हो, आप सदैव विजय प्राप्त करो, सदैव स्वस्थ हो, प्रसन्न रहो, आपका यश सदैव बना रहे, क्योंकि तनय मात पित पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जब भगवान राम ने कौशल्या से कहा कि माँ मुझे वन में जाने दो, तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरे बिना तड़पूंगी, यहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा, सीता करती है, तू करता है। तो राम ने जो कहा कि माँ 2 तरह के बेटे होते हैं, यहाँ की महिलाएं नोट कर लें कि शिवराज जी कौन सा बेटा है। उन्होंने कहा 2 तरह के बेटे होते हैं, एक वो जो माँ बाप का पोषण करते हैं, मतलब उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और एक वो जो माँ बाप का तोषण करते हैं, यानी उनकी आत्मा को तृप्ति प्रदान करते हैं। शिवराज जी वो पुत्र हैं जो तोषण करने वाला पुत्र है। और रामचंद्र जी ने कहा तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ
माता पिता को संतुष्टि प्रदान करने वाला पुत्र सृष्टि में दुर्लभ होता है। और ऐसे ही दुर्लभ प्राणी मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे जीवन को उन्होंने पूर्ण संतुष्टि से भर दिया है। अब मैं आराम से नर्मदा किनारे कुछ दिनों रहूंगी, फिर मैं आराम से प्रसन्नता से भरी हुई हिमालय की तरफ बढ़ जाऊंगी। और जब जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई को जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए मेरी, क्योंकि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, तो मैं हमेशा उनके लिए काम आऊंगी। मैं जी जान से उनके काम के लिए निछावर रहूंगी, ये मैंने तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान की है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाई बीडी शर्मा, जिन्होंने कि इस पूरे अभियान में हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया। मैंने हमेशा बीडी को बुलाया और सारा गुस्सा बीडी पे निकालती हूँ, क्योंकि बीडी का स्वभाव क्या है, वो हंसते ही रहते हैं। गुस्सा करो तो हंसते हैं, गुस्सा नहीं करो तो हंसते हैं। तो इसलिए उनको आज मैंने कहा कि आप भी रहना, मुझे आपका भी अभिनंदन करना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिन माताओं बहनों ने मेरा अभियान में सहयोग किया, उनकी आभारी। मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया, उनकी बहुत आभारी। और अंत में सरकार ने जो अद्भुत काम कर दिया, पूरी मंत्री परिषद की मैं आभारी हूं, कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। जिन अधिकारियों ने बिना रोड़ा अटकाए ये काम कर दिया, उन सभी अधिकारियों को, ज्ञात अज्ञात शक्तियों को मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। बोलिए भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और अब मैं उनको अपनी माँ बेटी बाई के नाम का जो ट्रस्ट बना है, उसकी तरफ से एक अभिनंदन पत्र भेंट करूंगी। देखिए, मैं तो स्वयं ही उनका अभिनंदन पत्र हूं, क्योंकि मैं जीवन भर उनका अभिनंदन करती रहूंगी, लेकिन फिर भी मैं एक औपचारिकता के लिए ये भेंट करूंगी। और फिर बीडी शर्मा जी का आह्वान करूंगी कि वो आपका उद्बोधन करें। अब हमारी दीदी माननीय अतिथियों को माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति का अभिनंदन भेंट करने जा रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। इस अभिनंदन की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं महान संगठनकर्ता, कर्तव्यपरायण, हम सबके आदर्श भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वो अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। बीडी शर्मा जी, परम आदरणीय बीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज माता बेटीबाई स्मृति शिक्षा समिति के द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के इस अभिनंदन समारोह में जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक काम इस भोपाल के अंदर किया है, ऐसी आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय उमा जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी, यहां पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और मीडिया के मेरे मित्रों, आज आदरणीय उमा जी ने अपने मन के उद्गार हम सब लोगों के सामने, मीडिया के मित्रों के सामने एक नहीं कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन का समारोह है। मेरी राजनीतिक उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी एक छात्र राजनीति में काम लंबे समय तक मैंने किया है, लेकिन जिसको मैं कहता हूं कि हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट